हेलो क्लास 11th। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाहती हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने बात किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको 5 रूल बताए थे कि किस तरीके से वहाँ पे फिगर्स को निकाला जाता है। वहाँ पे एक पॉइंट रह गया था थोड़ा सा, तो वो मैं बता देती हूँ अभी आपको कि जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए थे कि पॉइंट के पहले क्या होंगे, अगर जीरो लिखे हुए नॉन जीरो डिजिट्स है तो क्या होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कोई वैल्यू यानी साइंटिफिक नोटेशंस में यूज की हुई वैल्यू अगर आपके सामने लिखी है और आपसे अब पूछा जाए कि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालिए, इसमें आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू बतानी है। सो आप क्या करेंगे, आपको तब यहाँ पर जो 10⁻³ लिखी है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे पावर लिखा हुआ आपको इससे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ जो आगे की जो वैल्यूज है, जो मेन वैल्यूज लिखी है, आपको सिर्फ उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जीरो क्या है, 2 नॉन डिजिट्स के बीच में, इसलिए उसे भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर फिगर की वैल्यूज कितनी आएंगी, 3। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 3 आएगा और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 4 आएगा, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू है। ठीक है, ये पॉइंट वहां पर रह गया था बिकॉज वीडियो खत्म हो गई, बंद कर दी थी मैंने। बस ये पॉइंट रह गया था कि अगर साइंटिफिक नोटेशंस में यूज किया गया है एंड वहां पर आपको साइंटिफिक फिगर्स बताने हैं, तो जितनी वैल्यू ये 10 के पहले जो n फॉर्म में जो वैल्यू लिखी होती है हमें उसे ही बताना होता है। बस आपको वो पॉइंट एंड जीरो जो थिंग्स बताई थी उनका आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने अभी तक पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सो उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ें सर्टेन हैं, कुछ अनसर्टेन होती हैं, उन्हें किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस में यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं, फिगर्स में किन चीज़ों को काउंट करते हैं, किन को नहीं काउंट करते, ऑल दीज थिंग्स हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। सो जब भी होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलती है वो 2 तरह की वैल्यूज़ होती है। एक वैल्यू होती है प्रिसिशन वैल्यू और एक होती है एक्यूरेट वैल्यू या फिर एक एक्यूरेट वैल्यू वहां पर आपको मिलती है। सो दो टर्म आपको लिखे हुए लिख रहे हैं। प्रिसिशन मतलब क्या होता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपको एक ऐसी वैल्यू मिले जो कि क्लोज है, जो आपको एक ट्रू वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू जो कि लिखी हुई है पहले से बुक में कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आफ्टर दैट ये वैल्यू आएगी। सो जो वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होती है, अगर उस जो हमने कैलकुलेशन की और उसमें जो वैल्यू आए वो उस वैल्यू के नियर बाई आए या क्लोज आती है तो उसे हम प्रिसिशन वैल्यू या प्रिसिशन कहते हैं। और अगर वही एग्जैक्ट वैल्यू वही आ जाती है तो उसे हम एक्यूरेट वैल्यू या उस टर्म को हम एक्यूरेसी के सेंस में डालते हैं। सो प्रिसिशन इन द सेंस क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, किसी भी ट्रू वैल्यू के क्लोज थोड़ी जो वैल्यू हमें मिली है। एक्यूरेसी यानी कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट वही वैल्यू जो हमें निकालनी है, जो कैलकुलेट करनी है, वही वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो उसे हम एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट वैल्यू में काउंट करते हैं। आफ्टर दैट इन योर बुक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है कि वेन एवर वी डू एक्सपेरिमेंट सो ऑलवेज वी ट्राई एक्सपेरिमेंट मोर देन 2 टाइम्स। हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे हम एक से ज़्यादा बार करते हैं, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ चांस टू सम प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमेशा हो सकता है थोड़ी बहुत हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो एक बार में। सो हमेशा उसको हम दोबारा करते हैं ताकि जो वैल्यू वहाँ पे निकल कर आए एक एक्यूरेट, एक राइट करेक्ट वैल्यू वहाँ पर निकल के आए। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पर इन्होंने एक प्रैक्टिकल्स बताया है एंड जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया है, क्या उन्हें चीज़ें बताई हैं, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो समथिंग लाइक दैट एक टेबल वहाँ पे लिखी हुई है जिसमें यह है कि दे आर 3 स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 स्टूडेंट है और वो एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जिस प्रैक्टिकल की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो है 2.00 ग्राम। इतने ग्राम वो वैल्यू आनी चाहिए। सो ऑलवेज उन्होंने क्या किया, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट किया उस प्रैक्टिकल का एंड देन सेकेंड अटेम्प्ट किया एंड देन उसका एवरेज निकाला। सो अब इन वैल्यूज से हमें निकालनी है कि कौन सी प्रिसिशन वैल्यू हो सकती है या फिर कौन सी प्रिसाइज वैल्यू है वहां पर और कौन सी एक्यूरेट वैल्यू है। अगर आप फर्स्ट वैल्यू को देखें, सो फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट जब उसने प्रैक्टिकल किया तो वैल्यू आई 1.95 और दूसरी बताई 1.93। मैंने वही डेटा यूज किया जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं जस्ट फॉर समझाने के लिए यहाँ पर। एंड देन हमने उसका एवरेज निकाला तो वो 1.964 आया। दैट इज क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू। जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है उसके थोड़ा सा क्लोज है ना। ऑल्सो सिर्फ हमें यहाँ से ही जज नहीं कर लेना, सिर्फ एवरेज वैल्यू को देखकर आप जज नहीं कर लेंगे कि ये क्लोज है या फिर नहीं। जो आपने 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया है उनके बीच में भी थोड़ी क्लोजनेस होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखें सो 0.01 पॉइंट का ही डिफरेंस है यहाँ पर। सो ऑफ कोर्स इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि यस ये एक प्रिसाइज वैल्यू है।
क्यों है पर एक बार ये बात समझ में आई, क्योंकि फर्स्ट तो जो वैल्यू निकल कर आई है वो एक्यूरेट वैल्यू के पास है, क्लोज है, एंड ऑल्सो जो 2 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया उन दोनों का जो डेटा था वो भी एक दूसरे के थोड़ा क्लोज है, इसलिए हम इस वैल्यू को प्रिसाइज वैल्यू के टर्म में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखें, अगर हम इस नेक्स्ट वैल्यू की एवरेज वैल्यू को देखें तो 1.99 लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही पास है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू की बस 1.0.1 कम है वहां पर, सो नो प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए प्रिसाइज वैल्यू। लेकिन ये ना प्रिसाइज वैल्यू है एंड ना ही एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों? बिकॉज जब उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसकी जो वैल्यू आई है वो 1.94, एंड जब नेक्स्ट बार उसने ट्राई किया तो 2.05। यहाँ पर जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो इतना डिफरेंस कैसे? या तो ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू ठीक आई बट सेकंड टाइम में उसने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, तो वो गलती कर देने की वजह से एक एवरेज, बिकॉज एवरेज, व्हाट इज एवरेज? एवरेज तो कोई भी कैलकुलेटिव टर्म है, आप जो भी तीनों टर्म्स का दो भी नॉर्मल थिंग्स आप लेके उनको प्लस करके नंबर से आप माइनस डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज मिल जाएगा, तो वो तो कोई डिफरेंस नहीं। बस हमें ये देखना है कि जो हमने जितनी बार प्रैक्टिकल किया है तो जो वैल्यू आती है वो कितनी क्लोज है एक दूसरे की। अगर वो वैल्यू क्लोज नहीं है, उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, 0.1 0.2 का डिफरेंस ओके होता है, बट उससे अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो वो ना तो प्रिसाइज वैल्यू होगी और ना ही एक्यूरेट वैल्यू, इसलिए ये क्या है? नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना हम इसे प्रिसाइज वैल्यू के अंदर रखेंगे और ना ही एक्यूरेट। आपको समझ में आया होगा हमने क्यों नहीं रखा, बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सो कोई तो एक वैल्यू गलत होकर आई है, किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करने वाले के ऊपर है या सम अदर रीजंस होंगे, बट ये वैल्यू ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट। थर्ड वैल्यू की अगर हम बात करें सो इसमें तो एवरेज वैल्यू, बिल्कुल एवरेज वैल्यू निकल आई जो कि हमारी होनी चाहिए। और अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो इसमें क्या है, इसके बीच में आया ना 2.00, तो इसके बीच में आता है ये इससे एक माइनस का टर्म है और ये इससे एक प्लस का टर्म है ना। सो अगर इस प्रकार से देखें तो जो 2 बार उसने कैलकुलेशन की है उसके बीच में 0.01 का डिफरेंस आया है, जस्ट 1 डिफरेंस पॉइंट का डिफरेंस आया, और एवरेज जो हमने निकाला वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरीके से इसको हम प्रिसाइज भी बोल सकते हैं और ऑफकोर्स एक्यूरेट वैल्यू तो हम बिल्कुल यहाँ इसे बिना किसी प्रॉब्लम के हम यहाँ पर इसे एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं, और ऑल्सो प्रिसाइज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैलकुलेशन की थी वो नियर बाई आई थी फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो भी क्लोज होनी चाहिए एक दूसरे के, क्लोज ही वैल्यू आए। एक ऐसा ना हो कि एक वैल्यू बहुत कम आ रही हो, एक वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही हो एंड देन उसका एवरेज आप निकाल के दे रहे, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेड। जो वैल्यूज आनी चाहिए वो भी नियर बाय होनी चाहिए। तो जब नियर बाय वैल्यूज होंगी तो प्रिसाइज वैल्यू में आ सकती है या फिर एक्यूरेट भी हो सकता है। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से, जहाँ पे आपको एक्सपोनेंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। बट आफ्टर द एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो फिगर्स निकल कर आया है उसमें सबसे एक्यूरेट फिगर कौन सा होगा। सो अगर हम देखें, अगर आप पहले जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड यानी कि इस तरफ जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू ना हो डेसिमल के साइड में। सो डेसिमल के राइट साइड में जो वैल्यू सबसे लीस्ट है या जब जो सबसे लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 13.121 लिखा हुआ है, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है, यहाँ पे अगेन 2 है, यहाँ पे 4, सो ऐसे डिजिट है। सो जब भी ऐसा होगा कि डेसिमल के बाद जब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं और आपको एक ऐसी वैल्यू मिली है जिसमें पॉइंट या डेसिमल्स के बाद बहुत लार्ज नंबर है, सो हम उस बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर वाले ग्रुप को नहीं ऐड करना चाहते, जो बहुत नियर बाय है या बिल्कुल जो बस डेसिमल के बाद वाली जस्ट जो फिगर होती है हम उसे काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये जो फिगर है यहाँ से वो सही है, या पॉइंट के बाद या डेसिमल के जस्ट बाद एक नंबर को हम एक डिजिट को वहाँ पे काउंट कर लेते हैं, एंड दैट इज एक्यूरेट व्हेन इन द टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जब आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। सो इसके प्रीवियस जैसे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहा था तो वहाँ पर एक जो भी पॉइंट एडिशन सब्सट्रैक्शन जब कर रहे हो तो पॉइंट के जस्ट 1 बार एंड डेसिमल्स के जस्ट 1 बाद वाले फिगर्स को भी आप देखकर वहाँ पर कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रूल था अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और अगर वहीं कहीं हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन कर रहे होते हैं, तो जब वो वैल्यू आती है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल लिए हैं, सो सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वैसे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। सो हम क्या करते हैं कि जो दो प्रॉपर्टीज या दो नंबर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, पहला ये नंबर दूसरा ये नंबर, एंड इसमें पहला ये नंबर ये नंबर, सो हम पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स को रखते हैं जो कि इन दो नंबर्स में से लेस है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद जस्ट 1 नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पर भी सेम है, पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर। सो इन दो नंबर्स में मोर सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से होंगे, ये जिनमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है। सो हम क्या करते हैं, आंसर में भी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसी डिजिट को या इसी प्रॉपर्टी इसी टर्म को फॉलो करते हुए हम जो आंसर है उसे 0.4 यानी 8.4 या 9.5 भी हम लिख सकते हैं। दैट इज मोर सिग्निफिकेंट, मोर इजियर है बिकॉज। और अगर हम ये बोले कि जस्ट वन टर्म को हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इन दोनों में जो लीस्ट नंबर वाला होगा, जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर है, उसको ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूज निकल कर आई है उसको उसी प्रकार से चेंज करके लिख सकते हैं। राउंड ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पर, एंड जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल्स में जिसमें जो वैल्यू कम होती है, जितनी वैल्यू कम है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस जिसे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और इस वैल्यू में जिस नंबर को हम स्किप करना चाह रहे हैं या जिस नंबर को हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस फिगर में क्या लास्ट नंबर है जिसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, लास्ट नंबर हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या फिगर्स में। सो अगर वो नंबर क्या है, मोर देन 5, अगर वो नंबर 5 से ज़्यादा है, सो होता ही है बेसिकली अगर वो एक नंबर 5 से ज़्यादा है सो उसका जो बगल वाला नंबर है उसमें एक डिजिट या बढ़ जाती है, यानी 1+1 हो जाता है, एक नंबर वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है जब क्या हो, वो वैल्यू 5 से ज़्यादा हो। सो इसका जो आंसर आएगा उसे हम 2.49 लिखेंगे बिकॉज ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 6 वाली, ये 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है। सो इस वैल्यू में जो उसके पहले वाली वैल्यू है उसमें वो नंबर इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर एक ऐसा नंबर है जिसमें जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है, जिसको हमें रिमूव करना है, वो अगर 5 से कम होती है सो क्या होगा वहाँ पर, सो अगर वो 5 से कम है या 5 से छोटी है तो वहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट वो जैसे वैल्यू लिखी होती है आपको वैसे ही लिख देनी, यानी 8.32 आप लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है, 5 से अभी छोटी है। तो अगर 5 से छोटी हो तो नो प्रॉब्लम विद दिस, आप उसे वैसे ही वहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, एक और रूल है जो 5 के अकॉर्डिंग, अगर जो नंबर हम हटा रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 हो तब क्या होगा। सो अगर ऐसी कोई वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है जहाँ पे हमें जो लास्ट डिजिट नंबर है वहाँ पे 5 को ही रिमूव करना है, मोर देन 5 है तो भी आपने देख लिया कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, जस्ट 1 नंबर वहाँ पे ऐड हो जाए, और लेस देन 5 है तो वो एग्जैक्ट वैसे लिखते, नो प्रॉब्लम विद दिस। और अगर 5 ही डिजिट है वहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसको हमें वहाँ से हटाना है। सो अगर उसके बगल में 5 को जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं उससे पहले अगर एक इवन नंबर है सो वहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो चेंज। अगर 5 जो हम हटा रहे हैं रिमूव कर रहे हैं उसके जस्ट बगल वाला जो नंबर है वो इवन हो तो नो प्रॉब्लम विद दिस, जैसे आप उसको वैसे ही लिख दोगे। और अगर जो भी आप नंबर हटा रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर आप हटा रहे हो 5, इसके पहले वाला नंबर अगर वो ऑड है, अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें एक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1। सो एक नंबर वहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हम वहाँ पे एक ऐड कर देंगे। सो वो वैल्यू यहाँ पर जो है, बिकॉज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 3 और उसके बगल में एक ऑड वैल्यू लिखी हुई है तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, सो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो आपको ध्यान रखनी है। आपका जो साइंटिफिक फिगर्स वाला पॉइंट था वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है।